बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नाम के एक गांव में पार्वती नाम की एक औरत अपनी एक बेटी और अपने पति के साथ रहती थी। पार्वती की बेटी का नाम था सोनिया। सोनिया बहुत ही छोटी और चंचल लड़की थी। वो अपनी माँ पार्वती से बहुत प्यार करती थी। उसके पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। वो तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई, क्योंकि एक दिन बाजार से सब्जियां लेकर लौटते वक्त पार्वती का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। जब इस बात की खबर सोनिया और उसके पिता को लगी, मानो उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। सोनिया के पिता लाश को घर लेकर आए। लाश को देखकर सोनिया बहुत रो रही थी। पिताजी, माँ को वापस लाओ ना, क्या हो गया माँ को? मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी पिताजी? बेटी, माँ अब लौटकर कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम्हें माँ के बिना ही रहने की आदत डालनी होगी। विधि पूर्वक पार्वती का अंतिम संस्कार किया जाता है। घर में कुछ दिनों के लिए तो एकदम शांति छा जाती है। जो सोनिया बहुत ही ज्यादा शैतान और चंचल लड़की थी, अब वो चुप हो गई थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। एक दिन सोनिया के घर उसकी मौसी आई। मौसी को देखकर सोनिया बहुत खुश हुई। काफी दिनों बाद वो पहली बार हंसी थी। सोनिया की मौसी गीतांजलि ने भी सोनिया को बहुत प्यार दिया। धीरे धीरे सोनिया अपनी माँ को भूलने लगी और उसका गीतांजलि के साथ मन लगने लगा। कुछ दिनों बाद जब गीतांजलि अपने घर चली गई तो सोनिया ने पूरा घर सर पर उठा लिया। उसकी एक ही रट थी कि उसे गीतांजलि मौसी चाहिए। पापा, पहले माँ मुझे छोड़कर चली गई, फिर गीतांजलि मौसी भी अपने घर चली गई मुझे छोड़कर। जब तक आप मौसी को नहीं लाएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। सोनिया की ये हालत देख उसके पिता को बहुत बुरा लगता है और वो ये सारी बात अपनी सास यानी गीतांजलि की मम्मी को बताते हैं। सभी के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना गीतांजलि की शादी सोनिया के पिता से करवा दी जाए। लोगों के बार बार कहने पर सोनिया का पिता शादी के लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद गीतांजलि और विमलेश की शादी हो जाती है। घर में हमेशा हमेशा के लिए गीतांजलि के आ जाने पर सोनिया बहुत खुश होती है। माँ, मैं बहुत खुश हूँ जो आप वापस घर आ गयी। पता है, आपके जाने के बाद मुझे आपकी बहुत याद आती थी। अब तुम्हें मुझे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। इसी तरह कुछ समय बीत गया। सोनिया गीतांजलि को बहुत मनाने लगी, अपनी माँ से भी बढ़कर। लेकिन शायद भगवान को सोनिया की खुशी मंजूर ही नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों में गीतांजलि को खुद की एक बेटी हुई, जिसके होने के बाद गीतांजलि का स्वभाव कुछ बदल गया। धीरे धीरे वही गीतांजलि जो सोनिया से बहुत प्यार करती थी, अचानक से नफरत करने लगी। अब उससे जितना हो सके वो सोनिया पर उतना अत्याचार करती थी। उससे घर का बाहर का सारा काम करवाती थी। ये सब देखकर सोनिया एक दिन मन ही मन सोचती है, ये अचानक से गीतांजलि माँ को क्या हो गया है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अचानक से उन्हें मुझसे इतनी नफरत कैसे हो गई? जरूर मुझसे कोई भूल हुई होगी, इसलिए माँ मुझसे नाराज है। इसी तरह समय बीतता जाता है। गीतांजलि का स्वभाव और कठोर होता जाता है। सोनिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसने किया क्या है। वो एक दिन गीतांजलि से बातें करने की सोचती है और उसके पास जाकर कहती है, माँ, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है? पहले तो तुम मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? माँ, क्या मैंने कोई गलती की है? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर दो माँ, और पहले जैसी हो जाओ। सोनिया की ये बात सुनकर गीतांजलि हंसने लगती है और कहती है, एक तो तू मुझे माँ मत बोल, क्योंकि मैं तेरी माँ नहीं मौसी हूँ। और मैं जो तुझसे झूठा प्यार का नाटक कर रही थी, क्योंकि मुझे किसी भी तरह तुम्हारे पिता से शादी करनी थी, क्योंकि उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। जब तक मेरी कोई संतान नहीं हुई तब तक मुझे इस बात का डर था कि अगर मैंने तेरे साथ कुछ किया तो तेरा बाप मुझे घर से निकाल देगा, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माँ की ये बात सुनकर सोनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गीतांजलि का कोई जवाब न दे सकी और वहाँ से चली गई। सोनिया अक्सर अपने घर के पीछे वाली नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर नदी की लहरों को सुना करती थी।
उसे ऐसा करना बहुत पसंद था। उस दिन वो काफी दुखी थी, इसलिए वो उसी नदी के पास एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गीतांजलि माँ मुझसे प्यार का नाटक करती है। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है। माँ, इस दुनिया में मुझे तुम्हारी तरह कोई प्यार नहीं कर सकता। मुझे लगा मौसी के रूप में मुझे तुम मिल गई हो, लेकिन मैं गलत थी माँ। अब तुम ही मेरी मदद करो। इतना सोचकर सोनिया की आंखों से आंसू छलक गए। वो काफी देर तक वहीं बैठी रही। तभी सोनिया की माँ की आत्मा प्रकट हुई और सोनिया से बोली, बेटी, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ सकती हूँ। तुम्हारा विश्वास टूटा है, लेकिन मेरी ही बहन मेरी ही बच्ची के साथ ऐसा करेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी बच्ची को इतने दुख दिए हैं उसने, मैं उससे इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी। अपनी माँ की आत्मा को देखकर सोनिया बहुत खुश होती है। वो कहती है, माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ। मैं गीतांजलि माँ के साथ और नहीं रहना चाहती। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम्हें उसी घर में रहना होगा, वरना वो औरत तुम्हारे पिता की सारी जायदाद लेकर उन्हें बेघर कर देगी। मैं तुम्हें एक जादुई गोल्डन फ्रॉक दे रही हूँ। ये जादुई फ्रॉक है। तुम इससे जो भी इच्छा प्रकट करोगी पूरी हो जाएगी, और यही फ्रॉक गीतांजलि को सबक भी सिखाएगी। इतना कहकर सोनिया की माँ की आत्मा एक गोल्डन फ्रॉक प्रकट करती है और वहाँ से गायब हो जाती है। गोल्डन फ्रॉक लेकर सोनिया घर आती है और उसे पहनकर घर के सारे काम चुटकियों में कर देती है। जब गीतांजलि सोनिया को इतनी सुंदर और गोल्डन की फ्रॉक पहने हुए देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इस मनहूस के पास ये इतनी सुंदर और गोल्डन फ्रॉक कहाँ से आई? जरूर इसके पिता ने इसको दिलाई होगी। मैं आज रात को ही ये फ्रॉक चुरा लूंगी। घर का सारा काम करने के बाद जब रात को सोनिया सोने जाती है तो अपनी गोल्डन फ्रॉक को उतार कर अलमारी में रख देती है और गहरी नींद में सो जाती है। आधी रात को गीतांजलि सोनिया के कमरे में आती है और अलमारी से गोल्डन फ्रॉक लेकर चुपके चुपके जाने लगती है। तभी वो गोल्डन फ्रॉक में से हंसने की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर गीतांजलि घबरा जाती है और उस फ्रॉक को दूर फेंक देती है। तभी वो फ्रॉक अपने आप उड़ जाती है। ये सब देखकर गीतांजलि की हालत खराब हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? भूत भूत, कोई है, कोई बचाओ मुझे। तभी फ्रॉक में से आवाज आती है, तुझे क्या लग रहा था तू मेरी बेटी पर अत्याचार करेगी और मेरे पति की सारी संपत्ति हड़प लेगी? मरने के बाद भी मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने सोचा था तू मेरी छोटी बहन है, मेरे पति और मेरी बेटी का ख्याल रखेगी, लेकिन तू तो पैसों के लालच में यहाँ आई है। तुझे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। ये सब सुनकर गीतांजलि समझ जाती है कि ये कोई और नहीं उसकी बहन की आत्मा है। पार्वती की आत्मा गीतांजलि को हवा में उड़ाकर गोल गोल घुमाने लगती है। गीतांजलि पार्वती से बहुत माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं कभी पैसों का लालच नहीं करूंगी और मैं सोनिया को भी बहुत प्यार करूंगी। उसे कभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। याद रहे, मैं इसी घर में हूँ। अगर तूने कभी भी कुछ गलत करने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना कहकर वो फ्रॉक सोनिया के कमरे में उसकी अलमारी में चली जाती है और गीतांजलि बहुत डर जाती है। उस दिन के बाद गीतांजलि की हिम्मत नहीं होती कि वो सोनिया को कुछ कह सके और उससे कोई काम करवा सके, और ना ही उसके मन में संपत्ति हड़पने का ख्याल आता है। डर के मारे ही सही, लेकिन अब सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। रामगढ़ गांव में तारा अपनी माँ यशोधरा के साथ रहती थी। तारा के पिता अर्जुन देश के सैनिक थे और वो कभी कभार ही छुट्टियों में घर आया करते थे। एक बार तारा के पिता अर्जुन छुट्टियों में घर आते हैं। तारा अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। पिताजी, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हमें आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा, जैसे तुम मेरी बेटी हो वैसे ही मैं इस देश का बेटा हूँ और इस देश को मेरी जरूरत है बेटा, इसलिए जब जरूरत पड़ेगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अपने पिता की ये बात सुनकर तारा उदास हो जाती है। ठीक है पिताजी, आज हम सब शाम को मूवी चलेंगे, फिर शॉपिंग करने चलेंगे और वहाँ हम खूब खाएंगे पिएंगे और मस्ती करेंगे। ठीक है बेटा, आज शाम को हम मूवी और शॉपिंग पर चलेंगे। अपने पिता की ये बात सुनकर तारा बहुत खुश हो जाती है और शाम को तीनों तैयार होकर मूवी देखने जाती हैं।
मूवी के बाद वो लोग वहाँ ढेर सारा शॉपिंग करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। फिर कुछ दिनों बाद तारा का जन्मदिन आने वाला होता है। बेटा, इस बार मैं तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा और बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। रहने दो पिताजी, मुझे पता है हर बार की तरह इस बार भी आप मुझे अपना गिफ्ट कोरियर ही करवाएंगे। नहीं बेटा, इस बार मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ ही रहूंगा और तुम्हारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगा। अपने पिता अर्जुन की ये बात सुनकर तारा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। थैंक यू सो मच पापा, फाइनली इस बार मैं अपना जन्मदिन आपके साथ मनाऊंगी। फिर कुछ दिनों बाद तारा का जन्मदिन आ जाता है। तारा के मम्मी पापा सुबह सुबह तारा के कमरे में आकर उसको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू डियर माई डॉटर, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। जन्मदिन मुबारक हो तारा बिटिया। थैंक यू सो मच मम्मी पापा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली इस बार मेरे जन्मदिन पर सब हैं। आज शाम को मैं बहुत ही अच्छे से अपना जन्मदिन मनाऊंगी। तारा बहुत खुश थी। तभी अर्जुन का फोन बजता है। हाँ जी सर। मिस्टर अर्जुन, बॉर्डर पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है, इसलिए तुम्हारी छुट्टी कैंसिल की जाती है। फटाफट से बॉर्डर पर पहुंचो। ओके सर, मैं अभी निकल जाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है और अपनी बेटी से कहता है, बेटा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे अभी जाना होगा। अगली बार पक्का तुम्हारे बर्थडे में मैं बहुत बड़ा सा गिफ्ट लेकर आऊंगा। अपने पिता की बात सुनकर तारा रोने लग जाती है। पिताजी, ये आपकी गलत बात है। आपने तो कहा था कि इस बार आप मेरे बर्थडे पर सारा दिन मेरे साथ रहोगे। बात को समझो बेटा, देश को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर अर्जुन घर वालों से विदा लेकर चला जाता है। तारा बहुत उदास हो जाती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, परंतु अब तक अर्जुन की कोई खबर नहीं आई थी। ना ही अर्जुन का अब तक कॉल आता है और ना ही उसकी कोई चिट्ठी। तारा अक्सर अपनी माँ से पूछा करती है, माँ, पिताजी कब आएंगे? इतना टाइम हो गया, मेरा 2 जन्मदिन निकल गया, परंतु पिताजी अभी तक नहीं आए। क्या उनको हमारी याद नहीं आती? उन्होंने अब तक एक कॉल तक नहीं किया। बेटा, तुम्हारे पापा आ जाएंगे। अभी उनके पास बहुत सारा काम होगा। जब वो सारा काम खत्म हो जाएगा तो वो हमारे पास आ जाएंगे। तुम दुखी मत हो। इसी तरह तारा की माँ यशोधरा तारा को तसल्ली दे दिया करती थी। एक दिन दोनों माँ बेटी बाजार जाती है कि तभी मोहल्ले की औरतें उन्हें देखकर बातें करती हैं। अरे देखो तो सही, पति के ना होने पर भी कैसे बन-ठन कर रहती है। इसका पति 3 साल से घर नहीं लौटा। इसका मतलब तो यही है ना कि वो बेचारा युद्ध में मारा गया होगा। इसके बावजूद भी ये 16 श्रृंगार करके घूमती है। ये सुनकर यशोधरा गुस्से से कहती है, खबरदार, जो मेरे पति के बारे में ऐसी बातें करी तो वो जहाँ भी है जिंदा है। आइंदा मेरे सामने ऐसे बात करने की जुर्रत मत करना। जब भी गांव वाले अर्जुन के बारे में ऐसी बातें करते तो दोनों माँ बेटी उन पर चिल्ला दिया करती थी। इसलिए गांव के लोग उन दोनों माँ बेटी से दूर ही रहा करते थे। अब धीरे धीरे उनके सारे बचे हुए पैसे तकरीबन खत्म हो चुके थे। घर का राशन पानी भी खत्म हो चुका था। बेटा, घर में सारा राशन खत्म हो गया है और पैसे भी नहीं है, इसलिए अब घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर यशोधरा गांव के बड़े बड़े कोठियों में काम मांगने चली जाती है, परंतु यशोधरा को कोई काम नहीं देता। हे भगवान, घर का सारा राशन खत्म हो गया है, सारे पैसे खत्म हो गए हैं। अब मैं अपनी बेटी तारा का पालन पोषण कैसे करूंगी? अर्जुन जी, आप कहाँ हैं? कब घर आओगे? गांव वालों का कहना है कि आप नहीं रहे, पर मेरा दिल जानता है कि आप जहाँ कहीं भी है जिंदा हैं। इतना कहकर यशोधरा रोने लगती है। फिर यशोधरा शाम को गांव के मुखिया के घर कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही अर्जुन जी आएंगे मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। ठीक है यशोधरा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे तो दूंगा, परंतु तुम्हें अपना कुछ कीमती चीज गिरवी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी को पैसे नहीं देता। यशोधरा को कुछ समझ नहीं आता तो वो अपना घर मुखिया जी के यहाँ गिरवी रख देती है और उनसे कुछ पैसे ले लेती है। कुछ दिनों तक तो उन पैसों से यशोधरा के घर का खर्चा चल जाता है, परंतु कुछ दिनों बाद वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब उन दोनों माँ बेटी की हालत बद से बदतर हो जाती है। तभी एक दिन उनके घर मुखिया पहुँच जाता है और कहता है, यशोधरा, तुम अब तक मेरे पैसे चुका नहीं पाई हो, इसलिए अब इस घर पर मेरा हक है। जल्दी से ये घर को खाली कर दो। मुखिया जी,
जी आप क्या कह रहे हैं? हम आपके पैसे चुका देंगे, हमें प्लीज हमारे घर से मत निकालिए। हम दोनों माँ बेटी कहाँ जाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, चुपचाप से घर को खाली कर दो। और तुम्हारा पति तो अब रहा नहीं जो तुम पैसे चुका पाओगी, इसलिए मैं प्यार से बोल रहा हूँ, शाम तक घर को खाली कर देना, वरना मुझे अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा। मुखिया जी की ऐसी बातें सुनकर शाम तक दोनों माँ बेटी घर खाली कर देती हैं और चलते चलते एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तारा बहुत थक चुकी होती है। माँ मैं बहुत थक गई, वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता बेटी, तुम बहुत थक गई होगी ना। चलो इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेते हैं। इतना कहकर दोनों माँ बेटी पेड़ के नीचे आराम करने लगती हैं। यशोधरा की आंख लग जाती है, परंतु तारा जगी रहती है। माँ को भूख लगी होगी, मैं माँ के लिए जंगल से कुछ फल लेकर आती हूँ। तारा जंगल में फल लेने चली जाती है। जंगल के अंदर उसे एक अजीब सा गुफा दिखाई देता है। अरे इस जंगल में ये गुफा, एक बार मुझे इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। रात भी बहुत हो रही है, अगर गुफा में सब कुछ ठीक रहा तो आज की रात हम इसी गुफा में बिता लेंगे। इतना सोचकर तारा गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर चलते चलते तारा एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर 2 सोने और चांदी की नदी होती है और उसमें ढेर सारे सोने और चांदी के नेल पॉलिश बह रहे होते हैं। ये देखकर तारा चौंक जाती है। अरे वाह, कितना अद्भुत नजारा है। सोने और चांदी की नेल पॉलिश वाली नदी, मैंने ऐसा कुछ तो सपने में भी नहीं देखा था। तभी सोने के नेल पॉलिश की नदी में से आवाज आती है, बिटिया तुम्हारा हमारी दुनिया में स्वागत है। बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ, क्योंकि हम सोने और चांदी की नदियों को रानी परी ने लोगों की सहायता करने के लिए ही बनाई है। नदी की बात सुनकर तारा उन्हें अपनी सारी परेशानियाँ बताती है। ये सुनकर सोने की नदी कहती है, तारा तुम्हारी परेशानी सुनकर बहुत दुख हुआ। तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें ये जादुई सोने का नेल पॉलिश देती हूँ। इससे तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तुम ये जादुई नेल पॉलिश को लेकर रात होने से पहले यहाँ से चली जाओ, वरना अंधेरा होते ही ये गुफा बंद हो जाएगा। सोने की नदी से मिली हुई जादुई नेल पॉलिश को लेकर भी तारा खुश नहीं होती। ये देखकर सोने की नदी कहती है, क्या हुआ तारा, तुम मुझे खुश क्यों नहीं लग रही? क्या तुम्हें ये जादुई सोने का नेल पॉलिश नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे जादुई सोने का नेल पॉलिश नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता का पता चाहिए। अगर आप मेरी मदद करना चाहती हैं, तो मेरे पिता को ढूंढने में मेरी सहायता कीजिए। अच्छा बेटी, इसमें तुम्हारी मदद मेरी बहन चांदी की नेल पॉलिश की नदी करेगी। सुनो लड़की, तुम्हें तुम्हारे पिता का पता चाहिए तो तुम मेरे नेल पॉलिश की नदी में कूद जाओ, मैं तुम्हें सीधा तुम्हारे पिताजी के पास ले चलती हूँ। ये सुनकर तारा खुशी खुशी चांदी की नेल पॉलिश वाली नदी में कूद जाती है और सीधा एक घर के बाहर निकलती है। अरे ये मैं कहाँ पहुँच गई? यहाँ मेरे पिताजी तो दिखाई नहीं दे रहे। बेटी, तुम्हारे पिताजी इस घर के अंदर हैं। इस घर के अंदर तुम्हारा ऐसे जाना सुरक्षित नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ देती हूँ, जिससे तुम अपने ऊपर आ रही मुसीबतों का डटकर सामना कर सकती हो। इतना कहकर चांदी की नदी तारा के अंदर कुछ शक्तियाँ देती है। अब तुम जा सकती हो तारा। फिर तारा उस घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसके पिताजी को कुछ दुश्मनों ने बंदी बनाकर रखा है। ये देखकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाकर कहती है, मेरे पिताजी को छोड़ दो, वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। तारा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी हरामी गुंडे हंसने लगते हैं। ये देखकर तारा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। फिर वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको करंट लगा देती है और अपने पिताजी को उनके चंगुल से आजाद कराती है और वापस से जादुई सोने चांदी के नदी के पास पहुंच जाती है। फिर दोनों बाप बेटी दोनों नदियों का शुक्रिया अदा करते हैं। सोने की नदी तारा को एक जादुई सोने की नेल पॉलिश देती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तारा अपने पिता को लेकर उस पेड़ के पास पहुँचती है और अपनी माँ को उठाती है। उठो माँ। यशोधरा जब अपनी आँख खोलती है तो अपने पति को अपने सामने खड़ा देख बहुत खुश होती है। फिर तारा अपनी माँ को अपने साथ घटी सारे घटना के बारे में बताती है और पिताजी के बारे में भी बताती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप सही सलामत लौट आए जी। उसके बाद तारा जादुई सोने के नेल पॉलिश की मदद से बहुत बड़ा घर मांगती है।
और उस घर में अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।